हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग लेजर के बुनियादी सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। लेजर 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। वास्तव में लेजर एक ऐसा फोटोनिक डिवाइस है जो कि हाईली डायरेक्शनल इंटेंस कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम को उत्पन्न करता है। लेजर का विविध क्षेत्रों में अनुप्रयोग ने आज लेजर का महत्व काफी बढ़ा दिया है। लेजर का प्रयोग आज मेडिकल फील्ड में सर्जरी के लिए किया जाता है। लेजर का प्रयोग प्रिंटर, डीवीडी, बारकोड रीडर, होलोग्राफी इमेजिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुतायत किया जा रहा है। साथ ही साथ लेजर का प्रयोग मटेरियल प्रोसेसिंग जैसे कटिंग, ड्रिलिंग, वेल्डिंग, लिथोग्राफी और सरफेस मॉडिफिकेशन के लिए भी किया जाता है। आज हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेंज से लेकर इंफ्रारेड रेंज तक के लेजर उपलब्ध हैं। आइए लेजर के डेवलपमेंट के इतिहास पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हैं। ये लेज़र के डेवलपमेंट पे संक्षिप्त प्रकाश डालते हैं। तो लेज़र के डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा श्रेय अल्बर्ट आइंस्टीन को जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे पहले 1917 में स्टिमुलेटेड इमिशन का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके फलस्वरूप लाइट का एम्प्लीफिकेशन किया जा सका। 1954 में चार्ल्स टाउन ने और आर्थर सालो ने एक डिवाइस डेवलप किया जिसको हम लोग बोलते हैं मेसर, मतलब कि माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये जो डिवाइस बनाई गई मेसर, यही आगे चलकर लेजर के डेवलपमेंट में हेल्पफुल रही। एक्चुअल में क्या है, ये जो डिवाइस चार्ल्स टाउन ने बनाया था वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई करता था बेस्ड ऑन स्टिमुलेटेड इमिशन कॉन्सेप्ट। बाद में 1958 में मेसर्स की थ्योरी को ऑप्टिकल रेंज में एक्सटेंड किया गया और उसको हम लोग कहने लगे ऑप्टिकल मेसर्स। बाद में 1964 में इस फंडामेंटल वर्क के लिए चार्ल्स टाउन को नोबेल प्राइज भी दिया गया। 1960 में पहला वर्किंग लेजर बनाने का जो श्रेय दिया गया वो टी.एच. मैमन को दिया गया। एक्चुअल में टी.एच. मैमन ने ही सर्वप्रथम पहला सॉलिड स्टेट लेजर डेवलप किया, जिसे आज हम लोग रूबी लेजर के नाम से जानते हैं। बाद में 1961 में अली-जॉन, विलियम बेनेट एंड डोनाल्ड हैरियट ने बेल लैब्स में हीलियम नियॉन लेजर को डेवलप किया। उसके बाद 1962 में पहला सेमीकंडक्टर लेजर डेवलप किया गया। 1963 में इलियास निट्जर ने पहला फाइबर लेजर डेवलप किया। उसके बाद 1963 में ही सीकेएन पटेल ने CO2 लेजर्स डेवलप किया, जो कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। बाद में 1964 में आर्गन आयन लेजर का डेवलपमेंट ब्रिजेस द्वारा किया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि लेजर का डेवलपमेंट का एक लंबा इतिहास रहा है। आइए देखते हैं लेजर क्या होता है। एक्चुअल में लेजर इज अ सोर्स ऑफ ऑप्टिकल रेडिएशंस विद वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, कोई भी लेजर जो होता है वो हाईली मोनोक्रोमेटिक होता है, हाईली डायरेक्शनल होता है और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ वो हाईली कोहेरेंट होता है। मोस्ट ऑफ द लेजर्स जो होते हैं वो आपके 0.2 नैनोमीटर से लेके 20 माइक्रोमीटर के रेंज में रेडिएशंस को जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हीलियम नियॉन लेजर का जो आउटपुट वेवलेंथ होता है वो होता है आपका 0.633 माइक्रोमीटर, जबकि CO2 लेजर्स का जो आउटपुट बीम होती है उसकी वेवलेंथ होती है 10.6 माइक्रोमीटर। अब जैसा कि हमें पता हो गया कि लेजर क्या है, इंटेंस मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स ऑफ रेडिएशंस है। तो सबसे पहले हम वन बाय वन देखेंगे कि मोनोक्रोमेटिसिटी क्या होती है, डायरेक्शनलिटी क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है और कोहेरेंट से हम क्या समझते हैं। आइए जानते हैं मोनोक्रोमेटिसिटी क्या होती है। मोनोक्रोमेटिक का अर्थ है सिंगल कलर। सिंगल कलर का मतलब है कि सिंगल वेवलेंथ। तो अगर किसी सोर्स में, जैसे मान लीजिए आपका सन है, सन से जो लाइट आ रही है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, ब्लू होते हैं, ग्रीन होते हैं, रेड होते हैं। तो सोर्स क्या है आपका, मोनोक्रोमेटिक नहीं है। बट अगर कोई ऐसा सोर्स हो जिसमें क्या है, एक सिंगल वेवलेंथ हो, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं
मोनोक्रोमेटिक सोर्स। या दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर किसी का लाइन विड्थ, अगर कोई सोर्स, जैसे कोई सोर्स है आपका, ठीक है, तो यहाँ से क्या लाइट निकल रही है, अगर इसका स्पेक्ट्रल एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि ये जो रेडिएशन है एक फ्रीक्वेंसी रेंज में फैला हुआ है। तो इस तरह का जो प्लॉट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन बोल सकते हैं। अगर किसी लाइट सोर्स का स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही नैरो है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, मोनोक्रोमेटिक। जैसे हमने यहाँ टर्म यूज किया है कि नैरो लाइन विड्थ। नैरो लाइन विड्थ का मतलब क्या होता है, लाइन विड्थ जो होता है क्या होता है आपका फुल विद हाफ मैक्सिमम। जैसे ये क्या है, एक किसी लाइट सोर्स का स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसका फुल विद हाफ मैक्सिमम की कुछ वैल्यू है, तो ये फुल विद मैक्सिमम को हम लोग बोलते हैं लाइन विड्थ, ठीक है। ये फुल विद हाफ मैक्सिमम जो है किसी लाइट सोर्स का जो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो प्लॉट होता है, उस प्लॉट से में जो हमें फुल विद हाफ मैक्सिमम मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन विड्थ। तो अगर किसी लाइट सोर्स का, जैसे किसी लाइट सोर्स का लाइन विड्थ जितना ही कम होगा, मतलब जितना ही नैरो होगा वो उतना ही मोनोक्रोमेटिक होगा। जैसे अगर किसी सोर्स का लाइन विड्थ इस तरह का है, कोई इस तरह का है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो पहला वाला है ये क्या है, हाईली मोनोक्रोमेटिक है कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। अब जैसे कि अभी डिस्कस किया, जो जिस सोर्स की लाइन विड्थ जितनी कम होगी, मतलब जिसकी बैंडविड्थ जितनी ही कम होगी उतना ही मोनोक्रोमेटिक माना जाएगा। तो हीलियम नियॉन लेजर की जो बैंडविड्थ होती है, यानी कि लाइन विड्थ होती है, वो बहुत ही कम होती है। वो किस रेंज में होती है, 0.01 नैनोमीटर। जबकि जो डायोड लेजर होती है उसकी बैंडविड्थ होती है आपकी 1 नैनोमीटर। और जो एलईडी से निकलने वाली लाइट होती है वो उतनी मोनोक्रोमेटिक नहीं होती है, वो कितनी होती है, 30 से 60 नैनोमीटर उसका स्पेक्ट्रल विड्थ होता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी सोर्स का ये जो फुल विद हाफ मैक्सिमम, यानी कि लाइन विद जितना ही स्मॉल होगा उतना ही मोनोक्रोमेटिक होगा। तो जो ये आपका स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम विद रिस्पेक्ट टू न्यू और विद रिस्पेक्ट टू लेमडा भी प्लॉट कर सकते हैं। तो ये जो डेल्टा न्यू है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल विड्थ, और जो ये डेल्टा लेमडा है इसको भी हम बोल सकते हैं क्या, स्पेक्ट्रल विद या बैंडविड्थ भी बोल सकते हैं। तो डेल्टा न्यू और डेल्टा लेमडा में एक रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो क्या रिलेशन होता है, इसको ऐसे निकाल सकते हैं, न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी लेमडा। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा न्यू इक्वल टू माइनस सी डेल्टा लेमडा बाई लेमडा स्क्वायर। इस तरह से हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रल विड्थ जो होती है वो वेवलेंथ के टर्म में भी उसी के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि मोनोक्रोमेटिक का अर्थ है क्या, सिंगल कलर। अगर किसी लाइट सोर्स का स्पेक्ट्रल विड्थ जितना ही कम होगा उतना ही मोनोक्रोमेटिक होगा। लेजर को हम लोग मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसका बैंडविड्थ, उसकी लाइन विड्थ बहुत ही कम होती है, इसलिए वो सिंगल कलर का दिखता है। जैसे कि आप हीलियम नियॉन लेजर की बात करें तो हीलियम नियॉन लेजर का आउटपुट बीम अगर आप देखें तो क्या दिखता है आपको, रेड कलर का दिखता है। लेकिन उस रेड कलर में क्या है, वो जो रेड कलर की लाइट बाहर निकलती है उसकी जो बैंडविड्थ देखी गई वो कितनी होती है, बहुत ही कम होती है, कितनी, 0.01 नैनोमीटर होता है। इसलिए कह सकते हैं हीलियम नियॉन लेजर क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। इसी तरह डायोड लेजर, यूजुअली लेजर्स क्या होते हैं, लेजर्स की बैंडविड्थ कम होती है, लेकिन अगर हम डायोड लेजर हीलियम नियॉन लेजर की बात करें तो हीलियम नियॉन लेजर ज्यादा मोनोक्रोमेटिक है कंपेयर टू डायोड लेजर। क्यों, क्योंकि हीलियम नियॉन लेजर की बैंडविड्थ बहुत ही कम है कंपेयर टू डायोड। अब एलईडी से कंपेयर अगर करते हैं तो एलईडी की बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती, कितनी है, 30 नैनोमीटर। तो ये जो है कम मोनोक्रोमेटिक है। अगर हम सन से आने वाली लाइट को देखें तो देखें उसका रेंज जो फैला होता है कितना, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर, मतलब उसका बैंडविड्थ हो गया कितना, 300 नैनोमीटर। इस तरह देखते हैं उसका बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है, और इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक नहीं है। या हम देखते ही हैं जब प्रिंट से पास कराते हैं सन की लाइट को देखते हैं अलग अलग स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में ब्लू ग्रीन रेड ऐसे स्प्लिट हो जाता है। तो इसलिए मोनोक्रोमेटिक कहने का मतलब है हमारा सिंगल कलर। सिंगल कलर का मतलब है अगर कोई लाइट सोर्स की स्पेक्ट्रल विड्थ जितनी ही कम होगी उतना ही वो मोनोक्रोमेटिक होता है। और यूजुअली
मोनोक्रोमेटिसिटी जो है यूजली ऑब्जर्व की जाती है लेजर्स में, क्योंकि लेजर्स में हमने आप देखा है कि हम लोग पाते हैं कि लेजर्स में जो लाइट सोर्स जो रेडिएशन निकलती है उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, बहुत ही कम होती है। टिपिकली जो है 0.01 से लेके 1 नैनोमीटर के ही रेंज में होती है। इस तरह से मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब हो गया सिंगल कलर, सिंगल वेवलेंथ और नैरो स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ। आइए लेजर की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी डायरेक्शनलिटी डिस्कस करते हैं। जो लेजर लाइट्स होते हैं वो हाईली डायरेक्शनल होते हैं। लेजर लाइट सोर्स जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेडिएशंस को जनरेट करते हैं और उनका जो डाइवर्जेंस होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट की बात करें तो हम देखते हैं जैसे टार्च है, टार्च को जब हम ऑन करते हैं तो देखते हैं जो उससे लाइट निकल रही है उस लाइट का जो क्रॉस सेक्शन है वो डिस्टेंस के साथ साथ क्या होता है, वो क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या है, लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है किसी पर्टिकुलर एंगल से। टिपिकली ये देखा गया है कि जो ऑर्डिनरी सोर्स जैसे टार्च है उनका जो डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस एंगल मतलब वो पैरेलल डायरेक्शन से कितना डेविएट हो रहे हैं उसको हम लोग डाइवर्जेंस बोल सकते हैं। और डाइवर्जेंस जो होता है वो 20 से 30 डिग्री होता है। किसका होता है, वो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट जैसे टार्च वगैरह का होता है। लेकिन अगर हम लेजर की बात करें तो लेजर देखते हैं, लेजर से जो बीम निकलती है, लेजर से जो बीम निकलती है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो लंबे डिस्टेंस किलोमीटर तक जो है उसका शेप ज्यादा चेंज नहीं होता है। उसका डाइवर्ज मतलब इसका है कि उसका जो डाइवर्जेंस है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो लेजर का जो डाइवर्जेंस जो टिपिकली पाया जाता है कितना होता है, 0.03 डिग्री के आसपास के अराउंड होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि लेजर की एक यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, वो होती है वो हाई डायरेक्शनल होती हैं जो कि ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट में नहीं पाई जाती है। अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि लेजर हाई डायरेक्शनल क्यों होते हैं। इसका कारण है कि लेजर सोर्स जो जनरेट किया जाता है उसका जो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि लेजर में एक कैविटी होती है और कैविटी में वही रेडिएशन सस्टेन करते हैं जो कैविटी के अलोंग बैक एंड फोर्थ पैरेलल डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। इसलिए जो किसी और डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं वो क्या करते हैं, कैविटी के बाहर चले जाते हैं। तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेजर क्या करता है, लाइट को जनरेट करता है। आइए लेजर की हम तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इंटेंसिटी को डिस्कस करते हैं। इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी जो होता है उसका डिफिनीशन होता है पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो जैसे सन से जो लाइट निकल रही है वो लाइट क्या है, अर्थ तक आते आते क्या है काफी लंबे एरिया में फैल जाती है। इसलिए सन से जो लाइट हमारे अर्थ के सरफेस पे आती है उसकी इंटेंसिटी लगभग होती है कितनी, 1360 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह सन से जो इंटेंसिटी हमें मिल रही है अर्थ के सरफेस पे उसकी इंटेंसिटी है 1360 वाट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन लेजर की एक बेहद ही खास प्रॉपर्टी ये है कि और जो कि लेजर को बहुत ही यूजफुल भी बनाया हुआ है वो है उसका इंटेंसिटी। लेजर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। जब भी हम बात लेजर करते हैं तो हमारे मन में यही बात आती है कि लेजर की इंटेंसिटी जो होती है बहुत ही ज्यादा होती है, कि इंटेंस सोर्स ऑफ रेडिएशन है लेजर। लेजर क्या है, एक इंटेंस सोर्स ऑफ रेडिएशन होते हैं। आइए बात करें नंबर्स की, तो कितनी इंटेंसिटी होती है लेजर्स की। तो अगर हम देखें अगर देखें हीलियम नियॉन लेजर की बात करें तो हीलियम नियॉन लेजर से जो बीम निकलती है, लेजर की इंटेंसिटी क्यों ज्यादा होती है, लेजर की इंटेंसिटी बेसिकली इसलिए ज्यादा होती है कि जो जैसे सन का जो रेडिएशन होता है वो सारे डायरेक्शन में निकलता रहता है, पर लेजर से जो लाइट निकलती है वो क्या होता है, हाईली डायरेक्शनल होता है और उसकी जो एनर्जी होती है एक छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड होती है। इसलिए एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब हीलियम नियॉन लेजर के केस में अगर हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, फार्मूला है हमारे पास क्या, पावर पर यूनिट एरिया। पावर कैसे निकालेंगे, पावर दिया हुआ है, हीलियम नियॉन लेजर का जो टिपिकल जो मार्केट में आते हैं उनकी जो पावर होती है वो 1 मिलीवाट से लेके 100 मिलीवाट के रेंज में होती है। तो हम पावर अगर मिनिमम कंसीडर करें तो हो जाएगा आपका पावर हो जाएगा 1 मिलीवाट, मतलब 1 × 10⁻³
वाट हो गया। अब बात करें एरिया की, एरिया कैसे निकालेंगे? जो बीम निकलती है तो उसका शेप अगर सर्कुलर है, उसका क्रॉस सेक्शन, तो एरिया हम फार्मूला लगाएंगे क्या, 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? हीलियम नियॉन के केस में हीलियम नियॉन का जो बीम डायमीटर होता है, बीम का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 1 mm, इसलिए आर की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0.5 mm। ठीक है, अगर इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 mm की वैल्यू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू पावर माइनस 3, 3.14 आर 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ये हो जाएगा आपका मीटर। ऐसे दूसरा 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो आती हैं 31,800 वाट पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं कितना, 3.2 इंटू 10 टू पावर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि जो हीलियम नियॉन लेजर है, जो लो इंटेंसिटी लेजर है, उसकी भी इंटेंसिटी जो है बहुत ही हाई होती है। कितनी है? सन की 1360 वाट पर मीटर स्क्वायर है पृथ्वी के सरफेस पे, तो लेजर से निकलने वाली बीम जो हमें मिलती है, मतलब अर्थ पे मिलती है, जो ऑब्टेन कर सकते हैं, वो क्या है, 31,800 वाट से ज्यादा की ही ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हीलियम नियॉन लेजर की इंटेंसिटी यूजुअली क्या होती है, 3.2 इंटू 10⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा होती है। अब कई तरह के लेजर्स होते हैं। हीलियम नियॉन लेजर तो आपका कंटिन्यूअस वेव लेजर, कंटिन्यूअस मतलब ये क्या है, उससे लाइट बीम कंटिन्यूअस निकलती है। बट कुछ लेजर्स ऐसे होते हैं, पल्स लेजर होते हैं, वो पल्स में एक एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद लेजर बीम को जनरेट करते हैं। उनकी एनर्जी बहुत ही कम समय के लिए कम एरिया में कंसंट्रेटेड होती है। अब एनडी आर्क लेजर की अगर हमें इंटेंसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए एनडी आर्क की बात करें, एनडी आर्क के केस में इंटेंसिटी निकालनी है तो हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, एरिया। जो एनडी आर्क लेजर होता है उसकी जो ये पल्स होती है, ये पल्स की जो विड्थ होती है कितनी होती है, 8 नैनो सेकेंड। इस तरह से हम देखेंगे कि एक वो एक जूल जो है, एक जूल की एनर्जी, एक जूल की एनर्जी जो है कितने एरिया में है आपका, 8 नैनो सेकेंड के एरिया में, मतलब 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया उसका पावर, मतलब उससे जो पावर निकल रहा है कितना हो गया, ए। अब एरिया कितना है, एरिया की बात करें तो फिर वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर 3.14। एरिया आर कितना होता है, अगर हम डायमीटर की बात करें तो एनडी आर्क लेजर की जो डायमीटर होती है वो होती है आपकी 10 mm, और इस तरह से उसका हो जाएगा आपका कितना, 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर, एक रेडियस हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। अब इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है जो नंबर, वो आता है 1.5 इंटू 10 पावर 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से एनडी आर्क लेजर जो कि एक पल्स लेजर है, उसकी इंटेंसिटी क्यों आती है, कितनी आती है, 10 टू पावर 12 वाट पर मीटर स्क्वायर के ऑर्डर की आती है। इस तरह से हम देखते हैं कि पल्स लेजर की इंटेंसिटी यूजली क्या होती है, कंटिन्यूअस लेजर से बहुत ही ज्यादा होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो लेजर्स होते हैं उसकी इंटेंसिटी बहुत ही हाई होती है, जिसकी वजह से इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वेल्डिंग में, कटिंग में। तो इस तरह से क्लियर है कि लेजर की इंटेंसिटी क्यों ज्यादा होती है। लेजर की इंटेंसिटी सिर्फ इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि उसमें दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो होता है कि लेजर बीम हाईली डायरेक्शनल होता है, और दूसरा कि वो उसमें वो कोहेरेंट होता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है पर्टिकुलर रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होती है। और जो कैलकुलेशंस आ रहे हैं उससे हम देख रहे हैं कि सन की जो इंटेंसिटी, जो अर्थ के सरफेस पे जो बीम पहुंच रही है, उसकी इंटेंसिटी 1360 वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो हीलियम नियॉन लेजर की लाइट की इंटेंसिटी जो आ रही है वो 10 टू पावर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर के ऑर्डर की आ रही है, और एनडी आर्क लेजर की तो बहुत ही ज्यादा 10 टू पावर 12 वाट पर मीटर स्क्वायर की रेंज की आ रही है। इस तरह से हम देखते हैं कि लेजर एक बहुत ही इंटेंस सोर्स ऑफ रेडिएशन है, जिसके बहुत सारे पॉसिबल एप्लीकेशन हो सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटेंसिटी लेजर की हाई होती है, जो उसको काफी यूनिक बनाती है। आइए सबसे पहले देखते हैं लेजर शब्द आया कहाँ से। वास्तव में लेजर एक संक्षिप्त रूप है। लेजर is an acronym which stands for light amplification by stimulated emission of radiations। इस तरह से
लेजर का लेटर यल लाइट के लिए है, ए एम्प्लीफिकेशन के लिए है, यस स्टिमुलेटेड के लिए है, ई इमिशंस के लिए है और आर रेडिएशंस के लिए है। तो जैसा कि लेजर के नाम से ही स्पष्ट है कि लाइट का एम्प्लीफिकेशन होना है और वो भी स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस से होना है। तो इसलिए हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम स्टिमुलेटेड इमिशंस को समझें। वास्तव में जब कोई रेडिएशन किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो तीन तरह के प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन और तीसरा प्रोसेस होता है आपका स्टिमुलेटेड इमिशंस। हम लोग इन तीनों प्रोसेसेस के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है? मान लीजिए कोई मीडियम है, मीडियम आपका सॉलिड हो सकता है, मीडियम आपका लिक्विड भी हो सकता है, मीडियम आपका गैस हो सकता है। तो मान लीजिए कोई मीडियम है, तो मीडियम में क्या हो सकते हैं? बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि अगर किसी मीडियम में जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कंटेन किए हुए है, तो उसमें अगर कोई लाइट बीम इंसिडेंट होती है, लाइट बीम इंसिडेंट का मतलब है बीम ऑफ फोटॉन्स अगर इंसिडेंट होती है, तो होता क्या है? ये फोटॉन इन एटम्स से, इन मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करने के बाद इनमें वेरियस टाइप के प्रोसेसेस हो सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारा कोई टू लेवल सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम हमने कंसीडर किया है जिसमें टू लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। एक आपका E1 ग्राउंड स्टेट, दूसरा E2 एक्साइटेड स्टेट। मान लीजिए ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन कितना है? N1 है। एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन कितना है? N2 है। ओके, सिमिलरली इधर भी लिख सकते हैं हम। तो होता क्या है कि जब कोई फोटॉन मीडियम में जाता है तो क्या देखता है? एटम्स को देखता है। एटम क्या है? अगर ग्राउंड स्टेट में है तो ये फोटॉन इस एटम से इंटरेक्ट करता है। अगर इस फोटॉन की एनर्जी एच न्यू इस ये जो हमारा टू लेवल सिस्टम कंसीडर किया है, मतलब दो स्टेट जो कंसीडर किया है, उसके डिफरेंस के मैचिंग है, तो होता क्या है? ये एटम इस फोटॉन को एब्जॉर्ब करके, ये दूसरे फिगर में जैसा क्लियर है कि ये एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में एक ट्रांजिशन करता है, मतलब एक्साइटेड स्टेट में वो चला जाता है। इस तरह से एटम फोटॉन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड में स्टेट में चला जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग इस इक्वेशन से डिनोट कर सकते हैं। ये इक्वेशन में ये बता रहा है कि एटम जो है आपका ग्राउंड स्टेट में है, एच न्यू जो इनकमिंग फोटॉन की एनर्जी है, और ए क्या है आपका? ए स्टार एक्साइटेड स्टेट को बता रहा है एटम की। इस तरह से अगर कोई एटम जो कि ग्राउंड स्टेट में किसी फोटॉन से इंटरेक्ट करता है, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि वो एटम उस फोटॉन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, ओके, वो किस पर डिपेंड करता है? आपका जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा कि ग्राउंड स्टेट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अगर मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में कोई एटम ही ना, एक ही एटम है, बहुत सारी लाइट भी फोटॉन्स जा रहे हैं इस मीडियम से, तो क्या होगा? एक ही एटम से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारे एटम्स हैं तो बहुत सारे एटम्स को चांस मिल सकता है कि एक्साइटेड स्टेट में जाएं। इसी तरह दूसरे तरह से हम लोग सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक बहुत सारे एटम्स हैं ग्राउंड स्टेट में और सिर्फ एक ही फोटॉन जा रहा है, तो क्या एक ही एटम का एक ही एब्जॉर्प्शन होगा, एक ही एटम एब्जॉर्ब करेगा फोटॉन को और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारे फोटॉन्स हैं तो बहुत सारे एटम्स एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं रेट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन है वो ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल होती है। साथ ही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है कैविटी या मीडियम के अंदर रेडिएशन डेंसिटी से रो से एक्सप्रेस करते हैं के भी प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम इसको इक्वेट करते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन आता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज इक्वल टू B12 रो N1। B12 बता रहा है एक प्रोसेस फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। ठीक है, B12 क्या है? एक्चुअल में B12 एक कॉफिशिएंट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट। B12 क्या है आपका? एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट है। ठीक है, रोग तो क्लियर ही है आपका, कैविटी के अंदर रेडिएशन डेंसिटी N1 पॉपुलेशन
स्टेट ऑफ ग्राउंड, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट। ओके, इस तरह से हम देखते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी पे डिपेंड करता है और रेडिएशन डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। और यहाँ B12 क्या है, B12 क्या है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है। ये बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन कितनी है। इस तरह से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है। एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है, जब कोई लाइट बीम किसी मीडियम से होके पास करती है तो होता क्या है कि मीडियम के एटम्स उस फोटोन से इंटरेक्ट करते हैं और ये फोटोन इस एटम से इंटरेक्ट करता है, तो ये फोटोन जो है, ये एटम जो है इस फोटोन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन करते हैं। जैसे एटम है, ये है और इस फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके वो कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ओके, आइए दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, वो है आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस क्या होता है, सपोज कीजिए कि कोई टू लेवल सिस्टम है जिसमें एटम ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एटम अगर ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है तो वह उस स्टेट में हमेशा के लिए नहीं रह सकता है, इनफाइनाइट टाइम के लिए उस स्टेट में नहीं रह सकता है। हर स्टेट की एक फाइनाइट लाइफ टाइम होती है, उसी लाइफ टाइम तक कोई एटम अपने एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है। यूजुअली एक्साइटेड स्टेट की जो लाइफ टाइम होती है वो 10⁻⁻8 सेकेंड या 10⁻⁹ सेकेंड के ऑर्डर की होती है। तो जैसे ही एटम जो कि एक्साइटेड स्टेट में है उसकी लाइफ टाइम पूरी होती है तो क्या करता है, एक डाउनवर्ड ट्रांजिशन बनाता है, डाउनवर्ड ट्रांजिशन करता है और एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। ओके, और इस प्रोसेस में होता क्या है कि एक फोटॉन जनरेट होता है जिसकी एनर्जी जो होती है दोनों स्टेट के डिफरेंस के बराबर होती है। इस प्रोसेस को हम लोग इस इक्वेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये इक्वेशन बताता है कि अगर कोई एटम ए स्टार का मतलब एटम एक्साइटेड स्टेट में है तो क्या होता है, उसकी जब लाइफ टाइम पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो एटम ग्राउंड स्टेट में चला जाता है और उसके बाद वो एक फोटॉन को जनरेट करता है। मतलब एक एक्साइटेड स्टेट का एटम डाउनवर्ड ट्रांजिशन करता है अपनी लाइफ टाइम पूरी होने के बाद और एक फोटॉन को जनरेट करता है। इस प्रोसेस को ही हम लोग स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में एटम स्वतः ही अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में चला जाता है जैसे उसकी लाइफ टाइम पूरी होती है। उसे कोई फोर्स नहीं करता है, वह खुद से एक्साइटेड स्टेट में जो कि उसकी एक्साइटेड स्टेट में रहता है और तब तक ही रह सकता है जब तक उसकी लाइफ टाइम पूरी नहीं हो जाती है। जैसे उसकी लाइफ टाइम उस स्टेट की पूरी हो जाती है वो डाउनवर्ड ट्रांजिशन मारता है और वो ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस कहते हैं। अब जो स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस का जो रेट है वो डिपेंड करता है केवल कि एक्साइटेड स्टेट में कितने एटम्स, अगर एक्साइटेड स्टेट में कोई भी एटम नहीं है तो कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा नहीं होगा, अगर दो है तो दो हो सकते हैं, हजार है तो और ज्यादा हो सकता है। मतलब नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में जितने ज्यादा होंगे उतने ही पॉसिबिलिटी होगी कि स्पॉन्टेनियस इमिशन हो। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस का जो रेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। और यहाँ पे जब उसको इक्वेट करते हैं तो हमारे पास एक कॉफिशिएंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं A21 को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन कॉफिशिएंट, और ये बताता है कि स्पॉन्टेनियस इमिशन कितना प्रोबेबल है। इस तरह से स्पॉन्टेनियस इमिशन क्लियर हो गया है। एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या होता है, अगर कोई एटम ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है तो उसकी लाइफ टाइम जैसे ही पूरी होती है वो ग्राउंड स्टेट में चला जाता है और बदले में एक फोटॉन को रिलीज करता है, और इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस। आइए हम लोग तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस का नाम है स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस। स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस काफ़ी ही यूजफुल रहा है लेजर के डेवलपमेंट में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लेजर का फुल फॉर्म है वो क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस। तो लेजर में बेसिकली होता क्या है, लाइट बीम को हम लोग एम्पलीफाई करते हैं, किस प्रोसेस से करते हैं भाई, स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस। इसलिए स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस लेजर के बेसिस को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम लोग स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस को डिस्कस करें।
तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि अगर कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में है तो जैसे ही उसकी लाइफ टाइम पूरी होती है एक डाउनवर्ड ट्रांजिशन करता है और ग्राउंड स्टेट में चला आता है, बदले में एक फोटॉन जनरेट होती है। बट अगर कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में है और उसकी लाइफ टाइम कंप्लीट नहीं हुई है, उसी समय कोई दूसरा फोटॉन उस मीडियम से हो के जाता है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है कि वो पासिंग फोटॉन उस एक्साइटेड स्टेट के एटम से इंटरेक्ट करे, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि मीडियम में दो फोटॉन जनरेट होते हैं और वो एटम अपने लाइफ टाइम से पहले ही ग्राउंड स्टेट में चला आता है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें कोई एक्सटर्नल फोटॉन जिसकी एनर्जी एच न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 हो, मतलब जो एटम एक्साइटेड स्टेट में है उसके एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी हो इनकमिंग फोटॉन की, तो ये इनकमिंग फोटॉन उस एटम को फोर्स करता है, ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट करता है कि वो एटम अपनी लाइफ टाइम कंप्लीट करने से पहले ही कहाँ चला आ जाए, ग्राउंड स्टेट में चला आ जाए। इस प्रोसेस में दो फोटॉन जनरेट होते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस की खासियत ये है कि इस प्रोसेस में जो दो फोटॉन जनरेट होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है, दोनों सेम फेज में होते हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो दो फोटॉन जनरेट होते हैं वो क्या होते हैं, कोहेरेंट होते हैं। जबकि जैसा कि हमने पिछले केस में डिस्कस किया था, पिछले स्लाइड में स्पॉन्टेनियस इमिशन केस में, उसमें क्या होता है, एक एटम एक्साइटेड स्टेट में है तो ग्राउंड स्टेट में तो आता है, पर क्या है, वो फोटॉन जो है रैंडम डायरेक्शन में जनरेट होता है। ओके, इसलिए जो स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, जो दो फोटॉन जनरेट हो रहे हैं वो क्या है, वो कोहेरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेम फेज में होते हैं, सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं और सेम फ्रीक्वेंसी के भी होते हैं। तो स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस को एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि अगर कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में है और अपनी लाइफ टाइम कंप्लीट नहीं किया है, उसी समय कोई फोटॉन जिसकी एनर्जी इसके एटम के एनर्जी डिफरेंस के मैचिंग हो, मतलब उसके ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी के डिफरेंस के बराबर कोई फोटॉन इस मीडियम में होके जाता है, तो क्या करता है, ये फोटॉन उस एटम को ट्रिगर करता है, फोर्स करता है, ठीक है, कि वो ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करे, और उसके बदले में क्या होता है, दो फोटॉन जनरेट होते हैं मीडियम में और दोनों फोटॉन सेम डायरेक्शन में, सेम फ्रीक्वेंसी से और सेम फेज में प्रोपेगेट करते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस से दो कोहेरेंट फोटॉन्स जनरेट होते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग इस इक्वेशन से एक्सप्रेस करते हैं। मान लीजिए क्या है, ए स्टार कोई एक्साइटेड स्टेट का आइटम है और अभी उसकी लाइफ टाइम कंप्लीट नहीं हुई है, तो क्या करेगा, किसी फोटॉन से इंटरेक्ट करेगा और उस फोटॉन से इंटरेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, एटम ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, बदले में दो फोटॉन जनरेट होते हैं। एक फोटॉन तो जो आपका इनकमिंग बीम का होता है, इनकमिंग फोटॉन होती है, दूसरा होती है जो कि इस ट्रांजिशन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। इस तरह से ये इक्वेशन डिनोट करता है स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस को। ये बताता है कि अगर कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में है और उस किसी फोटॉन से इंटरेक्ट करता है, तो वो फोटॉन क्या करता है, उसको फोर्स करता है एटम की वो अपनी लाइफ टाइम कंप्लीट करने से पहले ही ग्राउंड स्टेट में चले आए। और इस प्रोसेस में दो फोटॉन जनरेट होते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी सेम होता है, फेज सेम होता है, सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो कोहेरेंट फोटॉन्स होते हैं। अब बात आती है कि जो स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस किस पर डिपेंड करता है। तो जो स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस है, बिल्कुल ही जैसा कि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि अगर मीडियम में एटम्स ज्यादा हैं, एक्साइटेड स्टेट में एटम्स ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली फोटॉन यानी कोई लाइट बीम जब पास करेगी तो ज्यादा नंबर ऑफ एटम से इंटरेक्ट करने का उसे चांस मिलेगा। तो ऐसे में जो स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस है वो डिपेंड करती है एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी जो कि N2 होती है। ठीक है, तो स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस डिपेंड करता है किस पे, एक्साइटेड स्टेट के
पॉपुलेशन पे, क्योंकि अगर एक्साइटेड स्टेट में एक ही एटम है तो क्या होगा, कितना भी तेज लाइट भेज दीजिए, कितना भी इंटेंस लाइट पास करा दीजिए उस मीडियम से, एक ही एटम ग्राउंड स्टेट में आएगा। लेकिन अगर बहुत सारे एटम्स हैं तो बहुत सारे एटम्स जो है डाउनवर्ड ट्रांजिशन करेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस के थ्रू। इस स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस का रेट जो होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्साइटेड स्टेट के एटम्स के। दूसरा, अगर मान लीजिए एक्साइटेड स्टेट में एटम्स तो हैं पर कोई फोटॉन नहीं पास करे, केवल एक ही फोटॉन, तो एक ही तो एटम ग्राउंड स्टेट में आएगा ना। लेकिन अगर बहुत सारे फोटॉन्स अगर किसी मीडियम से होके जा रहे हैं तो ये चांस बढ़ जाता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि बहुत सारे एटम से इंटरेक्ट करें। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस मीडियम में पास करने वाली रेडिएशन डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस रो के प्रोपोर्शनल होता है और n2 के प्रोपोर्शनल होता है। रो क्या है, आपका जो भी मीडियम है उसके अंदर की रेडिएशन डेंसिटी है। ओके, जब इसको इक्वेट करते हैं तो हमें मिलता है एक कांस्टेंट B21। तो B21 क्या होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन कोएफिशिएंट होता है। ये बताता है, क्या बताता है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन का बताता है। स्टिमुलेटेड इमिशन के ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करता है कौन, B21। इस तरह से स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस क्लियर हुआ कि अगर कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में है और अपनी लाइफ टाइम को कंप्लीट करने से पहले ही किसी फोटॉन से इंटरेक्ट करता है तो वो क्या कर सकता है, ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन कर सकता है। उसके बदले में 2 फोटॉन जनरेट होते हैं। आइए देखते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस कैसे लाइट बीम को एम्पलीफाई करने में हेल्पफुल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस में जो 2 फोटॉन जनरेट होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, मतलब कि वो कोहेरेंट होते हैं। तो इस तरह से अगर 2 फोटॉन जो कि सेम फेज में हैं आपस में रिकम्बाइन करते हैं, उनका सुपरपोजिशन होता है, तो क्या होता है, उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जिसकी वजह से उनकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है। इस तरह से अगर बहुत सारे फोटॉन्स हों, तो बहुत सारे अगर फोटॉन्स हो जो कि क्या हैं, कोहेरेंट हो, तो उनके सुपरपोजिशन से एम्पलीट्यूड बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस लाइट को एम्पलीफाई कर सकता है यदि हम मीडियम में इस बात के लिए सफल हो जाएं कि मीडियम में बहुत सारे कोहेरेंट फोटॉन्स हमने जनरेट कर लिए हों, तो उनके सुपरपोजिशन के फलस्वरूप हम बहुत ही इंटेंस लाइट जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लाइट को एम्पलीफाई करने के लिए किसी मीडियम में कोहेरेंट फोटॉन्स की आवश्यकता होती है और हम लोग के पास एक स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस है जो कि हेल्पफुल होता है कोहेरेंट फोटॉन्स जनरेट करने में। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अगर कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में है और अभी उसकी लाइफ टाइम कंप्लीट नहीं हुई है और अगर वो किसी फोटॉन से इंटरेक्ट करता है, होता क्या है, वो एटम डाउनवर्ड ट्रांजिशन करता है और ग्राउंड स्टेट में चला आता है, बदले में 2 कोहेरेंट फोटॉन्स जनरेट होते हैं। अब इस तरह का जो 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 दोनों फोटॉन जनरेट हुए हैं वो दोनों क्या होंगे, सेम फेज में हैं, सेम डायरेक्शन में हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, इसलिए वो क्या होते हैं, कोहेरेंट होते हैं। तो इससे हम देखते हैं कि स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस से हम लोग कोहेरेंट फोटॉन्स जनरेट कर सकते हैं। अब अगर हम एक ऐसा मीडियम कंसीडर करें जिसमें सारे के सारे एटम्स क्या हों, एक्साइटेड स्टेट में हो, तो ऐसे में क्या होगा, अगर कोई चांस फोटॉन इस मीडियम में इंटर करता है तो क्या करेगा, कैसे एक प्रोसेस को इनिशिएट करेगा जिससे क्या है, आउटपुट में आपको बहुत सारे फोटॉन्स जनरेट होंगे जो कि सेम फेज में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। आइए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो फोटॉन है ये किसी एटम से इंटरेक्ट किया, ठीक है, ये आपका एक फोटॉन है किसी एटम जो कि ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है उससे इंटरेक्ट करता है,
तो होता क्या है, बदले में 2 फोटॉन जनरेट करता है। अगले स्टेट में ये दोनों फोटॉन फर्दर किसी 2 एटम से इंटरेक्ट करते हैं और वो जो है बदले में 4 फोटॉन जनरेट करते हैं बाय स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस। इस तरह से nth स्टेट में हम देखते हैं कि 2 टू पावर n फोटॉन्स जनरेट होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई मीडियम जो कि ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है और उसमें कोई एक फोटॉन भी अगर पास करता है तो एक प्रोसेस को ट्रिगर कर सकता है जिससे कि बहुत सारे फोटॉन्स जनरेट होते हैं और वो सारे फोटॉन्स क्या होंगे, कोहेरेंट होंगे, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी फेज सेम होगी और सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगे। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस से क्या हो सकता है कि हम लाइट को एम्पलीफाई कर सकते हैं, कि जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, अगर बहुत सारे फोटॉन सेम फेज में उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा जिसकी वजह से उनके सुपरपोजिशन के फलस्वरूप एक स्ट्रांग एम्पलीट्यूड, स्ट्रांग इंटेंसिटी की लाइट जनरेट हो सकती है। इस तरह से स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस काफी हेल्पफुल होता है आपका लाइट को एम्पलीफाई करने में। आइए स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को समराइज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो स्टिमुलेटिंग फोटॉन होता है और जो इंड्यूस्ड फोटॉन होता है उनकी फ्रीक्वेंसी, फेज, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन और प्रोपेगेशन डायरेक्शन भी क्या होता है, सेम होता है। दूसरा ये है कि जो स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस है वो इस बात पर निर्भर करता है कि मीडियम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में हैं और इस बात पर भी निर्भर करता है कि मीडियम के अंदर कितनी रेडिएशन डेंसिटी प्रेजेंट है। ये दोनों फैक्टर्स जो है आउटसाइड से कंट्रोलेबल होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस में एक सिंगल फोटॉन जो है स्टिमुलेट करता है एक एटम को, जो कि 2 फोटॉन को जनरेट करते हैं जिनका फेज फ्रीक्वेंसी सेम होती है और वो दोनों फोटॉन फर्दर 2 एटम से इंटरेक्ट करते हैं जो कि फर्दर जो है स्टिमुलेटेड इमिशन के प्रोसेस के थ्रू 4 नए फोटॉन्स को जनरेट करते हैं जिनकी फेज फ्रीक्वेंसी पोलराइजेशन स्टेट सब सेम होता है। और इस तरह से एक सिंगल फोटॉन जो है एक ऐसा प्रोसेस को ट्रिगर कर सकता है जिससे कि फोटॉन का मल्टीप्लिकेशन हो जाए। So far we have discussed about absorption process, spontaneous emission process and stimulated emission process. तो अगर हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के रेट इक्वेशन की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का जो रेट इक्वेशन है वो डिपेंड करता है कि ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी n1 कितनी है और इस पर भी डिपेंड करता है कि कैविटी के अंदर रेडिएशन डेंसिटी कितनी है। साथ में एक कोफिशिएंट आता है B12 जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। इसी तरह स्पॉन्टेनियस इमिशन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है कि एक्साइटेड स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। साथ में एक कोफिशिएंट आता है A21 जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन कोफिशिएंट। इसी तरह अगर स्टिमुलेटेड इमिशन के रेट इक्वेशन के बारे में बात करें तो वो भी एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी N2 पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ एक्साइटेड कैविटी के अंदर रेडिएशन डेंसिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है और इसमें एक कोफिशिएंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन कोफिशिएंट। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस, इन तीनों के रेट इक्वेशन में 3 कोफिशिएंट आते हैं मेनली, नेमली V12, A21, B21। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट्स है इनको हम लोग आइंस्टीन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग को ये डिस्कस करना है कि ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज हैं यानी कि जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है और इमिशन कोफिशिएंट्स हैं इनके बीच में क्या रिलेशंस होता है। तो इनके रिलेशंस को स्टेब्लिश करने के लिए इन कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आइंस्टीन्स कोफिशिएंट बोलते हैं, आइंस्टीन्स रिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब B12 का A21 के साथ क्या रिलेशन है, A21 का B21 के साथ क्या रिलेशन है, इस रिलेशंस को हम लोग बोलते हैं आइंस्टीन्स कोफिशिएंट रिलेशंस। और इन कोफिशिएंट्स को कलेक्टिवली हम लोग आइंस्टीन कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। अब हमें इनके बीच में नेक्स्ट हमारा पर्पज है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है उसको स्टेब्लिश करना है। तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे कि मान लीजिए कोई कैविटी है, मान लीजिए क्या है,
कोई कैविटी है और उसमें क्या है, 2 लेवल सिस्टम है, मतलब उसमें कैविटी के अंदर क्या है, रेडिएशन, मतलब रेडिएशन फील्ड कैविटी है, ये अज्यूम कर सकते हैं, और जो कि किसी टेम्परेचर T पे थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और इस कैविटी के अंदर क्या है, जो एटम्स हैं वो 2 लेवल सिस्टम के हैं, मतलब उसमें एक ग्राउंड स्टेट है और दूसरा उसमें एक्साइटेड स्टेट है। ओके, और इसमें ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन मान लीजिए क्या है, N1 है, एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन N2, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं। मतलब हमने क्या कंसीडर किया है कि एक कैविटी कंसीडर किया है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है और टी टेम्परेचर पे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और कैविटी के अंदर जो आपके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो 2 लेवल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें केवल 2 लेवल एग्जिस्ट करता है, E1 और E2। तो ऐसा हमने एज्यूम किया, ठीक है, और कैविटी के अंदर जो रेडिएशन डेंसिटी है वो रो है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। अब चूंकि इस क्या है, कैविटी के अंदर जो नेट अमाउंट ऑफ रेडिएशन रो है और ये पूरी कैविटी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें क्या है, रेडिएशन मैटर से इंटरेक्ट करेगा, तो उससे क्या होगा, कुछ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, कुछ एटम्स एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे, मतलब कई सारे प्रोसेस एक साथ होते रहेंगे। तो एक प्रोसेस जो ऊपर की तरफ जाएगा वो है कि आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो एटम्स जो है ग्राउंड स्टेट से, एटम जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट एक प्रोसेस से जाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। जबकि दूसरा जो प्रोसेस होगा जिसमें एटम्स एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में भी आ सकते हैं, मान लीजिए कैविटी के अंदर क्या है, कुछ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकते हैं, तो कुछ एटम्स जो एक्साइटेड स्टेट में हैं वो ग्राउंड स्टेट में आ सकते हैं। दो तरीके से आ सकते हैं, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से आ सकते हैं और दूसरा स्टिमुलेटेड। ओके, तो मतलब कि कोई कैविटी है, रेडिएशन फील्ड कैविटी है, उसके अंदर जो भी एटम्स हैं उनके बीच में बहुत बहुत सारे ऑप्टिकल प्रोसेसेस हो सकते हैं, मेनली जिसको तीन हमने डिस्कस किया है, तो तीनों प्रोसेस एक साथ हो सकते हैं। और उसमें से जो प्रोसेस है क्या है, एक एब्जॉर्प्शन हो सकता है और इमिशन दो तरीके से हो सकता है, एक स्पॉन्टेनियस और एक स्टिमुलेटेड। अब चूंकि हमने ये एज्यूम किया कि कैविटी के अंदर जो रेडिएशन है रो है, और ये कैविटी हमारा क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि ये कैविटी हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बोल्ट्जमैन रिलेशन के अकॉर्डिंग, बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करेगा, यानी इक्वल टू एन जीरो टू पर मतलब ई स्टेट की, एक्साइटेड स्टेट ई की जो पॉपुलेशन एन होगी, तो वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब ये है कि चूंकि ये पूरा सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो टाइम के साथ, टाइम टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए टेम्परेचर के साथ इसकी जो पॉपुलेशन है डिफरेंट स्टेट की N1 N2 ये चेंज नहीं होगी। अगर ये चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से, और जितने नंबर ऑफ एटम पर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं वो सेम होना चाहिए। और ये सभी तभी होगा जब रेट ऑफ अपवार्ड ट्रांजिशन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन। कहने का मतलब है कि अगर कोई रेडिएशन फील्ड कैविटी है और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो डिफरेंट स्टेट्स की पॉपुलेशन चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ अपवार्ड ट्रांजिशन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन। और कैविटी के अंदर मेनली तीन तरह के प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक है अपवार्ड ट्रांजिशन जो कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, और जो है दो है डाउनवर्ड ट्रांजिशन, उसमें से है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एक स्टिमुलेटेड प्रोसेस। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा कंडीशन है थर्मल इक्विलिब्रियम का, वो इंडिकेट करता है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस प्लस रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस। ओके, अब इस इक्वेशन को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, इस रिलेशन से देखिए, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू V12 रो N1, तो इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। इसी तरह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के रेट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये है आपका क्या, A21 N1। इसी तरह स्टिमुलेटेड इमिशन का प्रोसेस का जो रेट है वो है आपका रो B12 N2, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब ये इक्वेशन बन के तैयार होता है जो कि सेटिस्फाई होना चाहिए थर्मल इक्विलिब्रियम में फॉर ए रेडिएशन फील्ड कैविटी के लिए। अब इसको रो के लिए सॉल्व करें, देखिए रो यहाँ पे है, रो यहाँ पे है, अगर रो कॉमन लेके इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते
हैं कि हमारा ये इक्वेशन आता है रो, मतलब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमारा ये इक्वेशन आता है, क्या आता है, रो इक्वल टू A21 डिवाइडेड बाई B21 डिवाइडेड बाई B12 डिवाइडेड बाई B21 N1 बाई N2 माइनस 1। मतलब कि आप इस इक्वेशन को रो के लिए सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। ओके, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन इंपोज करने के बाद जो रो के लिए एक्सप्रेशन आता है इन टर्म्स ऑफ आइंस्टीन कोफिशिएंट, वो ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए N1 बाई N2 आ रहा है और हम लोग जानते हैं कि N1 और बाई N2 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है N1 इक्वल टू क्या होता है, N0 e टू पावर माइनस E1 बाई KT। इसी तरह N2 क्या हो जाएगा आपका, N0 e टू पावर माइनस E2 बाई KT। दोनों का आप रेशियो ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा N1 बाई N2 इक्वल टू आ जाएगा e टू पावर E2 माइनस E1 बाई KT। अब E2 माइनस E1 क्या है, ये तो आपका H न्यू है। दोनों स्टेट्स जो हमने टू लेवल सिस्टम कंसीडर किया, एक आपका E1 था, दूसरा E2 था, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है क्या होगा, H न्यू होगा। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं e टू पावर H न्यू बाई KT। तो हम लोग N1 बाई N2 की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पे e टू पावर H न्यू बाई KT। ये हमारा आ गया रो के लिए एक्सप्रेशन। ये क्या है, रो क्या है, रो जो है आपका किसी कैविटी के अंदर रेडिएशन डेंसिटी है। अगर आप रिकॉल करें कि ब्लैक बॉडी के अंदर जो हमने रेडिएशन डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन जो प्लांक्स लॉ से इस्टेब्लिश किया था, वो था आपका रो इक्वल टू 8 पाई H न्यू क्यू बाई C क्यू डिवाइडेड बाई e टू पावर H न्यू बाई KT माइनस 1। ये क्या है, ये जो रो है ये भी क्या है, कैविटी के अंदर रेडिएशन डेंसिटी है। ये भी रो क्या है, ब्लैक बॉडी के अंदर के रेडिएशन के अंदर, ब्लैक बॉडी कैविटी के अंदर रेडिएशन डेंसिटी है। इससे जो दोनों रो जो आया इन टर्म्स ऑफ जो हमने लिखा है इन टर्म्स आइंस्टीन कोफिशिएंट के टर्म पे जो लिखा है रो, और जो ये रो हमारा प्लांक्स रेडिएशन सारे दोनों क्या है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है। इसलिए दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों एक्सप्रेशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आता है, जैसे A21 और बाई B21 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 पाई H न्यू क्यूब बाई C क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा आ गया A21 बाई B21 इज रिलेटेड टू 8 पाई H न्यू क्यूब बाई C क्यूब। और दूसरा हमारा आया यहाँ e टू पावर H न्यू बाई KT का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे क्या e टू पावर H न्यू बाई KT का कोफिशिएंट क्या है, B12 बाई B21 है। अगर दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें मिलता है B12 इक्वल टू B21। इस तरह से ये जो रिलेशन आता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आइंस्टीन्स कोफिशिएंट रिलेशन। ओके, इस रिलेशन को हम बोलते हैं आइंस्टीन्स कोफिशिएंट रिलेशन। ठीक है, ये बताता है कि डिफरेंट जो आइंस्टीन कोफिशिएंट है उनके बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है कि B12 इज इक्वल टू B21, मतलब कि आपका स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस का जो कॉफिशिएंट है और जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का कॉफिशिएंट है, दोनों बराबर है। मतलब अगर एक एटम एक्साइटेड स्टेट में है, एक एटम ग्राउंड स्टेट में, अगर कोई फोटोन पास करता है तो ये इक्वली प्रोबेबल होगा कि वो स्टिमुलेटेड इमिशन हो जाए या फोटोन को एटम एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। तो दोनों प्रोसेस इक्वली प्रोबेबल होते हैं। तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, आइंस्टीन कोफिशिएंट रिलेशन। तो अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने डिस्कस किया उससे एक चीज क्लियर हो चुकी है कि अगर हमें लाइट बीम को एम्पलीफाई करना है तो किसी कैविटी के अंदर स्टिमुलेटेड इमिशन को डोमिनेट कराना पड़ेगा। तो स्टिमुलेटेड इमिशन को किसके अगेंस्ट डोमिनेट कराना पड़ेगा, एक्चुअल में जो कोई कैविटी अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे एटम्स ग्राउंड स्टेट में होंगे, बहुत सारे एटम्स एक्साइटेड स्टेट में होंगे। तो उसमें तीनों तरह के प्रोसेस एक साथ चलते रहते हैं। मतलब तीनों प्रोसेस, जैसे कि आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस है, स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस है, ये तीनों प्रोसेस क्या होते हैं, कॉम्पिटेटिंग होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस कॉम्पिटेटिंग होते हैं। तो तीनों प्रोसेस में हमें कौन सा यूजफुल है, स्टिमुलेटेड प्रोसेस, हमें वो कंडीशंस जानना होगा कि किन कंडीशंस में, किन परिस्थितियों में आपका जो स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस जो है वो डोमिनेटिंग होगा। स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस कब डोमिनेटिंग होगा, वो केस हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखें तो एक्चुअली क्या हो रहा है, स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस को कौन कंप्लीट कर रहा है, स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है आपका एक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस,
एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, और दूसरा आपका जो compete कर रहा है वो है आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस। तो हम लोग देखते हैं कि चूंकि स्टिमुलेटेड इमिशन ही लाइट के एम्प्लीफिकेशन के लिए यूजफुल है, और ये इसको compete करने वाले जो प्रोसेस हैं वो है आपके एब्जॉर्प्शन प्रोसेस और स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस। तो हमें वो कंडीशंस फाइंड आउट करने हैं जिसमें स्टिमुलेटेड इमिशन क्या हो, डोमिनेट कर जाए किसे, स्पॉन्टेनियस इमिशन के रेट को और एब्जॉर्प्शन के रेट को। तो ये दोनों केसेस हम वन बाय वन कंसीडर करेंगे। सबसे पहला हम केस नंबर 1 कंसीडर करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या परिस्थिति हो सकती है, किन कंडीशंस में स्टिमुलेटेड इमिशन जो होगा वो डोमिनेटिंग होगा इस पर स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस। इसलिए यहाँ पे हमने टाइटल लिखा है कि कंडीशन फॉर स्टिमुलेटेड इमिशंस टू डोमिनेट ओवर स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो हमें वहां पे वो कंडीशंस अचीव करनी है, स्टेब्लिश करनी है, जिससे पता चल सके कि ऐसा करने से स्टिमुलेटेड इमिशन डोमिनेट करेगा कैविटी के अंदर ओवर स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो स्टिमुलेटेड इमिशन का जो रेट होता है वो होता है रो B21N2, ओके, और जो स्पॉन्टेनियस इमिशन का जो रेट होता है वो होता है A21N2। अगर हम दोनों का रेशियो ले लें, डिवाइडेड मतलब स्टिमुलेटेड इमिशन का रेट डिवाइडेड बाय स्पॉन्टेनियस इमिशन का रेट, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन के आता है, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया आर स्टिमुलेटेड के जगह पे तो आया रो B21N2, और इस आर स्पॉन्टेनियस के जगह पे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास आया A21N2। तीन N2 से N2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, रो B21 बाई A21। और अभी जस्ट हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया कि A21 और B21 एक दूसरे से रिलेटेड हैं। भाई आइंस्टीन रिलेशन हो क्या है आपका, A21 डिवाइडेड बाई B21 इक्वल टू 8 पाई h न्यू क्यूब बाई c क्यूब। अभी इस चीज को यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जो रिलेशन बन के आता है आर स्टिमुलेटेड डिवाइडेड बाई आर स्पॉन्टेनियस इज इक्वल टू रो c क्यूब डिवाइडेड बाई 8 पाई h न्यू क्यूब। अब देखिए चूंकि ये रेशियो है, ये रेशियो जब 1 से ज्यादा होगा, मतलब रेट ऑफ स्टिमुलेटेड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस जब ग्रेटर देन 1 होगा, तभी हम कह सकते हैं कि आपका स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस क्या है, डोमिनेटिंग है। तो ऐसा कब होगा, मतलब ये रेशियो जब कब हाई होगा, ये रेशियो तब हाई होगा जब क्या हो, आइदर यहाँ से एक्सप्रेशन से क्लियर है क्या हो, रो हाई हो, और दूसरा क्या है, न्यू स्मॉल हो। इस तरह से स्पॉन्टेनियस इमिशन के कंपैरिजन में, स्पॉन्टेनियस इमिशन के कंपैरिजन में स्टिमुलेटेड इमिशन तब डोमिनेटिंग होगा जब, इस इक्वेशन से हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं जो अभी लिखा है ना, ये दोनों का रेशियो से हमको कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर कैविटी के अंदर रो हाई हो और दूसरा न्यू स्मॉल हो, ठीक है, इसी इक्वेशन से आप देख सकते हैं, जो रो हाई हो तो ये रेशियो ज्यादा होगा, जब न्यू कम हो तो ये रेशियो ज्यादा होगा। मतलब स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस डोमिनेटिंग होगा ओवर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तभी होगा जब रो हाई हो और न्यू स्मॉल हो। तो ये कंडीशन हमारे पास आया क्या, रो हाई और न्यू स्मॉल। ये किसके लिए होना चाहिए, फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन टू डोमिनेट ओवर स्पॉन्टेनियस इमिशन। क्लियर, तो यहाँ से ये दो चीजें निकल के आई कि रो हाई होना चाहिए, न्यू स्मॉल होना चाहिए, तब स्टिमुलेटेड इमिशन डोमिनेट करेगा ओवर स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब केस नंबर 2 कंसीडर करते हैं। केस नंबर 2 क्या है कि अगर मान लीजिए कुछ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में है, कुछ एटम्स ग्राउंड स्टेट में, अगर फोटोन जाता है तो दो चीजें हो सकती हैं, ये फोटोन एब्जॉर्ब करके एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाए जैसे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, दूसरा हो सकता है कि ये फोटोन इंड्यूस कर दे कि ये एटम ग्राउंड स्टेट में चला आ जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस। तो मतलब कि अगर कोई कैविटी है, कैविटी के अंदर रेडिएशन पास कर रही है, तो दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, वो है स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस और दूसरा है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अब कौन सा प्रोसेस प्रिवेल करेगा, कौन सा प्रोसेस डोमिनेट करेगा, उसको आइए डिस्कस करते हैं। अब हम लोग जैसे जानते हैं कि आर स्टिमुलेटेड प्रोसेस का जो रेट होता है वो होता है आर इक्वल टू रो B21N2। इसी तरह एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का जो रेट होता है वो होता है आर एब्जॉर्प्शन इक्वल टू B12 रो
n1। अगर दोनों का हम लोग रेशियो लेते हैं तो हमारे पास जो आता है वो आता है रो b21 n2 डिवाइडेड बाई b12 रो n1। और हम फ्रॉम आइंस्टीन कोएफिशिएंट रिलेशन से हम लोग जानते हैं कि b12 इक्वल टू क्या होता है b21। इस तरह से b21 और b12 कैंसिल हो जाता है, रो से रो कैंसिल हो जाता है, तो हमें क्या मिलता है n2 डिवाइडेड बाई n1। तो यहाँ पे ये चीजें निकल के आती हैं कि स्टिमुलेटेड इमिशन मतलब ये रेशियो तभी ज्यादा होगा, रेशियो ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन रेट डिवाइडेड बाय रेशियो बाय रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी ग्रेटर देन 1 ओनली व्हेन n2 इज ग्रेटर देन n1। मतलब जब एक्साइटेड स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा होगी तभी क्या होगा, स्टिमुलेटेड इमिशन डोमिनेटिंग होगा ओवर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को जिसमें एक्साइटेड स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन। इस तरह से इस एनालिसिस से क्लियर हुआ कि अगर हमें स्टिमुलेटेड इमिशन को डोमिनेट कराना है ओवर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस तो हमें एक कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी कि एक्साइटेड स्टेट में n2 शुड बी ग्रेटर देन n1। ओके, तो इस प्रोसेस को हम लोग जानते हैं क्या, ये पॉपुलेशन इन्वर्जन करते हैं। अब इसको हम लोग निगेटिव टेम्परेचर स्टेट भी करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो n इक्वल टू क्या होता है n0 e टू पावर माइनस e बाई kT। ओके, अगर इसको हम प्लॉट करें तो हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन जो है जैसे जैसे एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज कर लेती है। ग्राउंड स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होता है और एक्साइटेड स्टेट में पॉपुलेशन कम होते जाते हैं। लेकिन अगर किसी तरह ये टी निगेटिव हो जाए, टी निगेटिव हो जाए तो n क्या हो जाएगा, n इक्वल टू n0 e बाई के टी हो जाएगा, के माइनस के टी निगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा माइनस टी, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं n इक्वल टू n0 e टू पावर e बाई के टी। ओके, इसका मतलब क्या है, एनर्जी के साथ पॉपुलेशन एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ती है। तो इस तरह से ऐसा कंडीशन जिसमें एक्साइटेड स्टेट का पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट से ज्यादा होता है उसे हम लोग वर्चुअली कह सकते हैं कि वो निगेटिव टेम्परेचर स्टेट है। एक्चुअल में निगेटिव टेम्परेचर नहीं होता है, बट उसे हम लोग ऐसे इक्वेशन के थ्रू कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन का स्टेट होता है वो निगेटिव टेम्परेचर स्टेट होता है। एक्चुअल क्या होता है कि नॉर्मल स्टेट में ग्राउंड स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा होते हैं, ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में उससे कम होते हैं और उससे अगले एक्साइटेड स्टेट में और कम होते हैं। तो वो एक्सपोनेंशियली चेंज होता है कि जो वेरिएशन होता है कुछ इस तरह का डिपेंडेंस होता है कि एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है पॉपुलेशन क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन हम बना दें जिसमें एक्साइटेड स्टेट में पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट। इस तरह से इस डिस्कशन से निकल के आया कि अगर हमारे पास स्टिमुलेटेड इमिशन को डोमिनेट कराना है ओवर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस तो एक्साइटेड स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक्साइटेड मतलब कि हमारा जो सिस्टम है, अगर हम कोई सिस्टम की बात करें, कैविटी की बात करें तो हमारा कैविटी क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट में होना चाहिए। मतलब कि ऐसी सिस्टम ऐसे कंडीशन में होना चाहिए कि एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। ओके, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लाइट एम्प्लीफिकेशन के लिए स्टिमुलेटेड इमिशन जरूरी है और स्टिमुलेटेड इमिशंस को डोमिनेट करने के लिए जरूरी है कि ये रेशियोज जो हैं, ये जो रेशियोज हैं वो क्या हो, 1 से ज्यादा हो। मतलब ये रेशियोज क्या हो, हाई हो, तभी स्टिमुलेटेड इमिशंस डोमिनेट करेंगे। इन समरी हम लोग कह सकते हैं कि कोई मीडियम लाइट बीम को तभी एम्पलीफाई करेगा जब फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। वो कंडीशंस क्या हैं, पहला कंडीशन आपका पहले वाले जो ये रिलेशन है इससे आता है कि स्टिमुलेटेड इमिशन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के ओवर तभी डोमिनेट करेगा जब पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज ग्रेटर देन द ग्राउंड स्टेट। मतलब कि मीडियम अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन के स्टेट में है तो स्टिमुलेटेड इमिशन डोमिनेट करेगा। दूसरा कंडीशन जो निकल के आया हम लोग के सामने वो आया था कि रेडिएशन डेंसिटी कैविटी के अंदर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन जो निकल के आया था कि B21 शुड बी ग्रेटर देन A21। मतलब
स्टिमुलेटेड इमिशन कोफिशिएंट शुड बी ग्रेटर देन स्पॉन्टेनियस इमिशन कोफिशिएंट। इस तरह से कोई मीडियम, किसी भी मीडियम में, किसी भी कैविटी में स्टिमुलेटेड इमिशंस तभी डोमिनेटिंग होंगे, या एक तरह से या दूसरे शब्दों में यही कह सकते हैं, लाइट एम्प्लीकेशन तभी हो सकता है जब ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हों। पहला कि मीडियम जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट में होना चाहिए। दूसरा, कैविटी के अंदर, पहला क्या है, कैविटी के अंदर, कैविटी कहिए या मीडियम कहिए, उसके अंदर क्या है, रेडिएशन डेंसिटी आपकी हाई होनी चाहिए। दूसरा, तीसरा जो है कि B21 शुड बी ग्रेटर देन A21। इस तरह से तीन कंडीशंस निकल के सामने आए जो पिछले दो स्लाइड्स में हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला कंडीशन है कि N2 शुड बी ग्रेटर देन N1, और दूसरा कंडीशन जो निकल के आया वो है रेडिएशन डेंसिटी इन द मीडियम शुड बी हाई, और तीसरा निकल के आया कि B21 शुड बी ग्रेटर देन A21। ओके, तो हम लोग के डिस्कशन में ये चीजें निकल के आई कि लाइट के एम्प्लीफिकेशन के लिए स्टिमुलेटेड इमिशन जरूरी है, और स्टिमुलेटेड इमिशन तभी डोमिनेटिंग होगा जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे। पहला क्या है कि मीडियम हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट में होना चाहिए। दूसरा क्या है कि कैविटी के अंदर, मतलब मीडियम के अंदर रेडिएशन डेंसिटी बहुत ही हाई होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि स्टिमुलेटेड इमिशन कोफिशिएंट शुड बी ग्रेटर देन स्पॉन्टेनियस इमिशन कोफिशिएंट, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमें एक ऐसा स्टेट एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा एटॉमिक लेवल्स एग्जिस्ट करना चाहिए जिसमें क्या है, स्टिमुलेटेड इमिशन कोफिशिएंट ज़्यादा हो। मतलब कि वो तब ज़्यादा होगा जब किसी स्टेट की लाइफ टाइम, अगर किसी स्टेट की लाइफ टाइम ज़्यादा है तो उस स्टेट में एटम ज़्यादा देर तक ठहरेगा, तो स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस मोर डोमिनेटिंग होगा। मतलब हमें एक ऐसा स्टेट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसकी लाइफ टाइम क्या हो, ज़्यादा हो। तो इन टर्म्स, दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि हमें एक मेटा स्टेबल स्टेट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम दोबारा से देखें तो कंडीशन 1 कैन बी अचीव्ड बाय क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल सिचुएशन नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो जो पहला कंडीशन हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया वो तभी हो सकता है जब मीडियम क्या हो, पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट में हो। दूसरा कंडीशन को अगर हमें अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे कंडीशन नंबर 2 can be achieved by confining the radiation in optical resonator made by two highly reflective plane mirrors। तो पहला क्लियर है कि N2 should be greater than N1, ठीक है, वो कैसे होगा आगे देखते हैं। और दूसरा क्या है, एक हमें रेडिएशन को कन्फाइन करना, वो तभी हो सकता है जब हम मिरर्स यूज करें, मतलब एक ऑप्टिकल रेजोनेटर यूज करें जिसके अंदर हमें कैविटी को रखना है ताकि क्या है, रो को हाई कर सके। और तीसरा जो कंडीशन है उसको तभी अचीव हो सकता है जब हम एक प्रॉपर मेटा स्टेबल स्टेट को चूज करें। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लाइट एम्प्लीफिकेशन के लिए स्टिमुलेटेड इमिशन जरूरी है, और स्टिमुलेटेड इमिशंस को डोमिनेट करने के लिए जरूरी है कि ये रेशियोज जो हैं, ये जो रेशियोज हैं वो क्या हो, 1 से ज़्यादा हो। मतलब ये रेशियोज क्या हो, हाई हो, तभी स्टिमुलेटेड इमिशंस डोमिनेट करेंगे। इन समरी हम लोग कह सकते हैं कि कोई मीडियम लाइट बीम को तभी एम्पलीफाई करेगा जब फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। वो कंडीशंस क्या हैं, पहला कंडीशन आपका पहले वाले जो ये रिलेशन है इससे आता है कि स्टिमुलेटेड इमिशन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के ओवर तभी डोमिनेट करेगा जब पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज ग्रेटर देन द ग्राउंड स्टेट। मतलब कि मीडियम अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन के स्टेट में है तो स्टिमुलेटेड इमिशन डोमिनेट करेगा। दूसरा कंडीशन जो निकल के आया हम लोग के सामने वो आया था कि रेडिएशन डेंसिटी कैविटी के अंदर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन जो निकल के आया था कि B21 शुड बी ग्रेटर देन A21, मतलब स्टिमुलेटेड इमिशन कोफिशिएंट शुड बी ग्रेटर देन स्पॉन्टेनियस इमिशन कोफिशिएंट। इस तरह से कोई मीडियम, किसी भी मीडियम में, किसी भी कैविटी में स्टिमुलेटेड इमिशंस तभी डोमिनेटिंग होंगे, या एक तरह से या दूसरे शब्दों में यही कह सकते हैं, लाइट एम्प्लीकेशन तभी हो सकता है जब ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हों। पहला
कि मीडियम जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट में होना चाहिए। दूसरा, कैविटी के अंदर, पहला क्या है, कैविटी के अंदर, कैविटी कहिए या मीडियम कहिए, उसके अंदर क्या है, रेडिएशन डेंसिटी आपकी हाई होनी चाहिए। दूसरा, तीसरा जो है कि B21 शुड बी ग्रेटर देन A21। इस तरह से 3 कंडीशंस निकल के सामने आए जो पिछले 2 स्लाइड्स में हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला कंडीशन है कि N2 शुड बी ग्रेटर देन N1, और दूसरा कंडीशन जो निकल के आया वो है रेडिएशन डेंसिटी इन द मीडियम शुड बी हाई, और तीसरा निकल के आया कि B21 शुड बी ग्रेटर देन A21। ओके, तो हम लोग के डिस्कशन में ये चीजें निकल के आई कि लाइट के एम्प्लीफिकेशन के लिए स्टिमुलेटेड इमिशन जरूरी है, और स्टिमुलेटेड इमिशन तभी डोमिनेटिंग होगा जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे। पहला क्या है कि मीडियम हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट में होना चाहिए। दूसरा क्या है कि कैविटी के अंदर मतलब मीडियम के अंदर रेडिएशन डेंसिटी बहुत ही हाई होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि स्टिमुलेटेड इमिशन कोएफिशिएंट शुड बी ग्रेटर देन स्पॉन्टेनियस इमिशन कोएफिशिएंट, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमें एक ऐसा स्टेट एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा एटॉमिक लेवल से एग्जिस्ट करना चाहिए जिसमें क्या है, स्टिमुलेटेड इमिशन कोएफिशिएंट ज़्यादा हो। मतलब कि वो तब ज़्यादा होगा जब किसी स्टेट की लाइफ टाइम, अगर किसी स्टेट की लाइफ टाइम ज़्यादा है तो उस स्टेट में एटम ज़्यादा देर तक ठहरेगा तो स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस मोर डोमिनेटिंग होगा। मतलब हमें एक ऐसा स्टेट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसकी लाइफ टाइम क्या हो, ज़्यादा हो। तो इन टर्म्स दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि हमें एक मेटा स्टेबल स्टेट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम दोबारा से देखें तो कंडीशन 1 कैन बी अचीव्ड बाय क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल सिचुएशन नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो जो पहला कंडीशन हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया वो तभी हो सकता है जब मीडियम क्या हो, पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट में हो। दूसरा कंडीशन को अगर हमें अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे कंडीशन नंबर 2 can be achieved by confining the radiation in optical resonator made by 2 highly reflective plane mirrors। तो पहला क्लियर है कि N2 should be greater than N1, ठीक है, वो कैसे होगा आगे देखते हैं। और दूसरा क्या है, एक हमें रेडिएशन को कन्फाइन करना वो तभी हो सकता है जब हम मिरर्स यूज करें, मतलब एक ऑप्टिकल रेजोनेटर यूज करें जिसके अंदर हमें कैविटी को रखना है ताकि क्या है, रो को हाई कर सके। और तीसरा जो कंडीशन है उसको तभी अचीव हो सकता है जब हम एक प्रॉपर मेटा स्टेबल स्टेट को चूज करें। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लाइट एम्प्लीफिकेशन के लिए ये 3 कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। पहला क्या है, पॉपुलेशन मीडियम जो है हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट में होना चाहिए। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हों। और ये कैसे अचीव कर सकते हैं, यूजुअली तो एटम्स ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होते हैं, तो इसको हम लोग 2 तरीके से अचीव कर सकते हैं। एक कि कहीं एक्सटर्नल हाई इंटेंस की कोई लाइट इस पे इंसिडेंट कराए जिससे एटम्स क्या हैं, एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन का एक मेथड है वो है आपका ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग एक मेथड होता है जिसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई एक्टिव मीडियम है, इसको चारों तरफ से किसी फ्लैश लैम्प से कनेक्ट कर देते हैं, और जब हाई डिस्चार्ज इस फ्लैश लैम्प में पास कराते हैं तो क्या होता है कि इंटेंस बर्स्ट ऑफ लाइट जनरेट होती है, जिससे क्या होते हैं कि ये जो आपका एक्टिव मीडियम्स के एटम्स होते हैं वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जिससे कि एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा हो जाती है। इस प्रोसेस को पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं, ये ऑप्टिकल पंपिंग प्रोसेस है। एक दूसरा प्रोसेस भी एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू भी हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर सकते हैं। और ये जैसे ऑप्टिकल पंपिंग यूजली सॉलिड स्टेट लेजर के लिए किया जाता है, पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है यूजली गैस लेजर के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है, इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड्स और एनोड्स होते हैं, और जब इनके बीच में मतलब इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होती है, गैस भरी जाती है, फॉर एग्जांपल हीलियम नियॉन
गैस इसमें भरी हुई है, तो क्या करते हैं कि जिसमें हाई वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेट होते हैं और काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, और ये जो एटम्स होते हैं इसके अंदर जो गैस फील्ड है उसके एटम से टकराते हैं और एनर्जी अपनी ट्रांसफर करते हैं, जिससे एटम उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से भी हम पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन को अचीव कर सकते हैं। इस तरह से पॉपुलेशन इन्वर्जन मतलब एक्साइटेड स्टेट में एटम्स की संख्या बढ़ाने के दो मेन मेथड्स कॉमनली यूज किए जाते हैं। एक है आपका ऑप्टिकल पंपिंग, दूसरा क्या आपका इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। अब जो दूसरा कंडीशन है लाइट एम्प्लीफिकेशन के लिए वो क्या होना चाहिए, रेडिएशन डेंसिटी रो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपका एक्टिव मीडियम के अंदर क्या होना चाहिए, रेडिएशन डेंसिटी हाई होना चाहिए। अब ये इस कंडीशन को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेडिएशन को कन्फाइन करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग दो मिरर्स पैरेलल मिरर्स यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर कोई लाइट बीम ऐसे जनरेट हुई तो बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करती है इन दोनों मिरर्स के बीच में। इससे क्या होता है कि एक्टिव मीडियम के अंदर रेडिएशन डेंसिटी काफी हाई हो जाती है। इस तरह से रेडिएशन डेंसिटी यूजिंग ऑप्टिकल है, मतलब दो मिरर्स का पैरेलल मिरर्स का कॉम्बिनेशन, दो मिरर्स का कॉम्बिनेशन जो है रेजोनेटर कहलाता है, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो रेजोनेटर का यूज करके हम लोग रो को हाई कर सकते हैं। और जो तीसरा कंडीशन था कि B21 शुड बी ग्रेटर देन A21 कैसे होगा, मतलब एक ऐसा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा मीडियम चूज करना पड़ेगा, एक ऐसा एटॉमिक सिस्टम चूज करना पड़ेगा जिसमें एक्साइटेड स्टेट की लाइफ टाइम ग्राउंड स्टेट से क्या हो, ज्यादा हो। मतलब हमें एक ऐसा एटॉमिक सिस्टम चूज करना पड़ेगा जिसमें मेटा स्टेबल स्टेट हो, मतलब एक्टिव मीडियम का हमें प्रॉपर चॉइस करना पड़ेगा। इस तरह से हम देखते हैं किसी भी लेजर सिस्टम के तीन एजेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आपका एक्टिव मीडियम, और दूसरा होता है आपका पंपिंग, और तीसरा होता है आपका रेजोनेटर। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर हमें लाइट को एम्पलीफाई करना है तो हमें कुछ सर्टेन प्रोविजंस करने पड़ेंगे। पहला क्या कि एक एक्टिव मीडियम होना चाहिए, ठीक है, एक एक्टिव मीडियम होना चाहिए। फिर वो उसमें एक्टिव मीडियम में क्या होना चाहिए, एक्टिव मीडियम हमारा ऐसा होना चाहिए कि उसमें मेटा स्टेबल स्टेट्स एग्जिस्ट करे। और दूसरा क्या होना चाहिए कि इस एक्टिव मीडियम को पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट में रखना है तो हमें एक पंपिंग सोर्स भी होना चाहिए। और तीसरा होना चाहिए कि इस एक्टिव मीडियम के अंदर रो को हाई रखना है, इसके लिए हम क्या करते हैं यूज, एक रेजोनेटर यूज करते हैं। इसलिए हम लोग देखें कि अभी तक के डिस्कशन में स्टिमुलेटेड इमिशन को हमें डोमिनेट कराना है, और स्टिमुलेटेड इमिशन तभी डोमिनेट करेगा जब मीडियम हमारा एक्टिव मीडियम पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट में हो और उसके अंदर क्या हो, रो हाई हो। ठीक है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी लेजर सिस्टम को डिजाइन करने में तीन एजेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब किसी भी लेजर्स के तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है आपका एक्टिव मीडियम, जो ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है, एक्टिव मीडियम है। एक्टिव मीडियम का काम क्या है, एक्टिव मीडियम प्रोवाइड्स द ओवरऑल गेन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बीम पासिंग थ्रू इट। और क्या होता है, मतलब ये है कि एक्टिव मीडियम में जब भी कोई लाइट पास करती है, लाइट सिग्नल पास करती है तो क्या होती है, एम्पलीफाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक्टिव मीडियम पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट में होता है। और जब कोई लाइट बीम इससे पास करती है, सिग्नल ऑप्टिकल सिग्नल पास करती है तो उसका एम्पलीफिकेशन होता है बाई स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मीडियम। दूसरा क्या है, एक्टिव मीडियम को ऑलवेज हमें एक पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट में रखना है, तो उसको तभी रख सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, एक पंपिंग सोर्स हो। ये पंपिंग सोर्स क्या करता है, इस एक्टिव मीडियम को ऑलवेज पंप करता है एक्साइटेड स्टेट में, पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट में। इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरा सेकेंड एजेंशियल रिक्वायरमेंट किसी लेजर के लिए है, वो है आपका पंपिंग सोर्स। तीसरा जो कंडीशन हम लोग के पास आई थी वो थी क्या, रो हाई होना चाहिए। तो रो हाई हम कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग ऑप्टिकल रेजोनेटर्स। ऑप्टिकल रेजोनेटर्स क्या होते हैं, ये ऑप्टिकल रेजोनेटर एक पेयर ऑफ मिरर्स होते हैं जिनको एक दूसरे के पैरेलल रख दिया जाता है। और ये जो पेयर ऑफ मिरर्स होते हैं ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी बनाते हैं। ऑप्टिकल रेजोनेटर जो होता है वो कैविटी के अंदर रो को हाई रखता है,
ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं किसी भी लेजर सिस्टम के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। एक है आपका एक्टिव मीडियम, दूसरा क्या है पंपिंग सोर्स, तीसरा क्या है रेजोनेटर। अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूं, किसी भी लेजर सिस्टम के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। पहला क्या है एक्टिव मीडियम, ठीक है। दूसरा क्या है आपका पंपिंग सोर्स। पंपिंग सोर्स क्यों? क्योंकि वो एक्टिव मीडियम को पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट में रखेगा। तीसरा क्या है कैविटी के अंदर रेडिएशन हाई होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए पेयर ऑफ पैरेलल मिरर्स यूज करने पड़ेंगे जो कि लाइट बीम को कन्फाइन करता है, जिससे रो हाई रहता है। इस तरह किसी भी लेजर सोर्स के लिए कोई भी लेजर सिस्टम अगर हम डिजाइन करते हैं उसमें 3 एसेंशियल कंपोनेंट है। पहला क्या है एक्टिव मीडियम, दूसरा पंपिंग सोर्स, तीसरा आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Thank you so much for watching and listening this video.